नमस्कार मित्रों, आज हम सोफिस्ट समुदाय के दार्शनिक के विषय में बात करेंगे, जिसमें प्रोटागोरस एवं जार्जियस प्रमुख हैं। इससे पहले कि हम प्रोटागोरस और जार्जियस के विषय में बात करें, सोफिस्ट के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि सोफिस्ट अक्सर ऐसा समझा जाता है कि वे एक तरह से वाक कला और तर्क शास्त्र का दुरुपयोग करने वाले लोग थे, लेकिन आरंभ में ऐसा नहीं था। सोफिस्ट का अर्थ बुद्धिमान या मेधावी पुरुष है। ये लोग एक स्थान पर कभी नहीं रहते थे, बल्कि लगातार चलते रहते थे। प्रारंभ में उनका काम प्रश्न खड़े करना था, लेकिन धीरे धीरे एथेंस में ये अच्छी फीस पर पढ़ाने वाले गुरुओं का काम करने लगे और इनके द्वारा सीखे गए लोग वाक कला और वाद विवाद में इतने कुशल हो गए कि धीरे धीरे सोफिस्टों की धाक पूरे एथेंस पर जम गई। सोफिस्टों का अपना कोई मत, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था, बल्कि ऐसा तक कहा जाता है कि पैसों के लिए ये कभी कभी ऐसा कर देते थे कि कुत्ते को अपना बाप सिद्ध कर देते थे। सोफिस्टों में दो सोफिस्ट विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है प्रोटागोरस। प्रोटागोरस का काल 480 से 411 ईसा पूर्व माना जाता है। उनका यह मत आज भी समीचीन है कि मनुष्य सभी चीज़ों की मापदंड है। जो कुछ है उसके अस्तित्व के संबंध में और जो नहीं है उसके अभाव के संबंध में मनुष्य ही निश्चित करता है। कौन मनुष्य? प्रोटागोरस प्रतिष्ठा का यह पद प्रत्येक मनुष्य को देता है, यानी प्रोटागोरस ही एक ऐसा प्रारंभिक दार्शनिक है जो मनुष्य को केंद्र में रखता है। प्रोटागोरस के पहले कुछ विचारकों ने इंद्रिय जन ज्ञान और बुद्धि में भेद किया था और कहा वास्तव में बुद्धि ही ज्ञान दे सकती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज को लें तो हम जानते हैं कि इसके दो कोण बराबर हैं। हम इसे देखते हैं और हमें ऐसा ही दिखता है, किंतु जब हम अपनी स्थिति बदलकर किसी अन्य जगह से उसी त्रिभुज को देखते हैं तो ऐसा नहीं दिखता कि इसके दोनों कोण बराबर हैं। बुद्धि युक्ति का प्रयोग कर हमें बताती है कि चूंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके दो कोणों का होना अनिवार्य है। जो कुछ सत्य है वह सबके लिए सत्य है और यह जानना बुद्धि का काम है। प्रोटागोरस ने इस दावे को अस्वीकार किया और इंद्रिय जन ज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के ज्ञान को नहीं माना। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोटागोरस भविष्य में आने वाले दार्शनिकों के लिए एक मार्ग बना रहा था, विशेष तौर पर ह्यूम जैसे दार्शनिकों के लिए। हम सत्य और असत्य की बात पर व्यर्थ ही झगड़ा करते हैं। यहाँ मतभेद के लिए स्थान नहीं। जो कुछ मुझे प्रतीत होता है वह मेरे लिए सत्य है, जो मेरे साथी को प्रतीत होता है वह उसके लिए सत्य है। और जब आप सुकरात को पढ़ेंगे तो सुकरात ने प्रोटागोरस के इसी कथन का बहुत ही ज़बरदस्त खंडन करते हुए कहा है कि प्रोटागोरस का कोई अपना मत ही नहीं है। किंतु फिर भी प्रोटागोरस एक महत्वपूर्ण दार्शनिक के रूप में उभर करके सामने आते हैं
और व्यक्ति के अंदर के दार्शनिक को उभारने का काम करते हैं। जीवन व्यवहार में हमें भले बुरे का जो भी भेद प्रतीत होता है, वह भेद कोई अल्टीमेट नहीं है। इस तरह तत्वज्ञान और नीति दोनों में प्रोटागोरस ने व्यक्तिवाद को मौलिक प्रत्यय बनाया और साथ साथ यह कहने की कोशिश की कि परम सत्य जैसी कोई चीज़ अस्तित्व नहीं रखती है। इसके बाद जॉर्जियस, जिसका समय 427 ईसा पूर्व माना गया है, उसने भी प्रोटागोरस की तरह सत्य ज्ञान की संभावना से इनकार किया। प्रोटागोरस कहता है किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। यदि किसी वस्तु का अस्तित्व है तो उसका ज्ञान हमारी पहुंच से बाहर है। यदि ऐसे ज्ञान की संभावना है तो मनुष्य अपने ज्ञान को किसी दूसरे तक पहुंचा नहीं सकता है। तो ये जो तीन धारणाएं हैं, पहली धारणा के पक्ष में जॉर्जियस ने जीनो की युक्ति का प्रयोग किया है। जीनो ने कहा था कि गति के प्रत्यय में आंतरिक विरोध है, इसलिए गति होती ही नहीं। जॉर्जियस ने कहा सारी सत्ता में आंतरिक विरोध है, इसलिए सत्ता है ही नहीं। यदि किसी वस्तु का अस्तित्व है तो इसका आरंभ कभी होना चाहिए। इसकी उत्पत्ति सत से हुई होगी या असत से। यदि सत से हुई है तो इसे उत्पत्ति मानना ठीक नहीं, और असत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं। इसके अलावा जब हम जॉर्जियस की दूसरी धारणा को देखते हैं तो यह भी सोफिस्टों के दृष्टिकोण का ही परिणाम है। सारा ज्ञान इंद्रियजन्य है और इंद्रियां जो कुछ बताती हैं उसमें भेद है। यदि सारा ज्ञान वैयक्तिक बोध है तो एक से दूसरे तक पहुंच ही नहीं सकता। सोफिस्ट संप्रदाय का काफ़ी महत्व है, क्योंकि सोफिस्टों ने ही दूर आकाश में बैठे हुए प्रत्यय को मनुष्य तक खींच लाया, और सोफिस्टों की जो रुचि है वो मनुष्य में उनकी रुचि है। प्रोटागोरस का सारा यत्न मनुष्य केंद्रित है। इस तरह से हम देखते हैं कि अमूर्त की अपेक्षा जो सोफिस्ट थे उन्होंने सत्य को मनुष्य के अधिक करीब पहुंचा दिया। इस तरह से सोफिस्टों को बड़ा विरोध भी झेलना पड़ा, क्योंकि उन दिनों एथेंस भिन्न प्रकार का था और सोफिस्ट दार्शनिक अक्सर उदारवादी थे। सोफिस्ट एथेंस के अस्थायी वासी न थे, वो घूमते घुमाते वहाँ पहुँच जाते थे। इस तरीके से सोफिस्ट विचारों का, सोफिस्ट दार्शनिकों का यह महत्व है कि उसने भविष्य में आने वाले मानववादी दार्शनिकों के लिए एक जगह निर्मित की।